मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका इस चैप्टर का नाम है जुडिशरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का मैंने नोट्स जो मैंने बनाई रखा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो अब पहली बात यहाँ से निकल के आती है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आते कहाँ से है। तो सबसे पहले ये चीज समझो कि जो नोट्स होते हैं, नोट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो सपोर्ट मटेरियल होते हैं उसमें से बनते हैं, और जितनी भी चीजें होती है, बुक्स, सपोर्ट मटेरियल और जो नोट्स बनते हैं, सब आपस में मिले जुले हुए होते हैं। तो अभी आप ये मत समझिएगा कि ये मत सोचिए कि ये नोट्स से लिए गए हैं या फिर ये सैंपल पेपर से लिए गए हैं या फिर ये सपोर्ट मटेरियल से लिए हुए हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं कि भैया ये तो यहाँ से लिया गया। अरे वही क्वेश्चन तो आपको बताया जाएगा जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, और वही चीज आपके सपोर्ट में भी दिया होता है। इस वजह से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि नोट्स पाने के लिए 7011912793 पे आप मैसेज कीजिए। अभी आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको नोट्स मिल रहा है। आने वाले टाइम में जो हमारी वेबसाइट है, यानी कि www.vikasstudypoint.com पे आपको मिलेगी ये चीज। ठीक है, ये सर्विसेज सारी वहां पे मिलेगी। अभी प्रेजेंट टाइम के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ 4 नंबर के क्वेश्चन, साथ ही साथ 6 नंबर के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके नोट से ही सपोर्ट मटेरियल से लिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक का मतलब होता है न्याय से रिलेटेड। किस चीज से? न्याय से रिलेटेड होता है। पूर्णावलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से अवलोकन करना, मतलब जांचना। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन में इसका अर्थ छुपा हुआ है कि न्यायिक पूर्णावलोकन क्या है। तो जाहिर सी बात है, न्यायपालिका की डेफिनेशन आपको पता है कि न्यायपालिका का काम क्या होता है। एक तो जस्टिस करना, यानी कि न्याय देने का काम करती है, साथ ही साथ ये कानूनों की समीक्षा करती है, यानी कि जांच पड़ताल का काम करती है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 में बोला गया है। तो न्यायिक पूर्णावलोकन क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो न्यायपालिका कोई डिसीजन अगर वो दे देती है तो उसको दोबारा अवलोकन कर सकती है, यानी कि उसका दोबारा जांच पड़ताल कर सकती है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी केस का निर्णय अगर सुना दिया जाता है तो उसके बाद भी उस पे दोबारा से आप मतलब उसको चालू करवा सकते हो, है ना। ये प्रावधान दिया गया है, तो इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन आपको यही समझना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि अगर कोई न्यायपालिका कोई डिसीजन दे देती है, यानी कि कोई भी निर्णय सुना देती है, तो उसका वो पुनः जांच कर सकती है। या फिर इसका अगर दूसरे शब्दों में समझे तो इसका एक और अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है कि अगर न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों, क्योंकि विधायिका क्या बनाती है? कानून का निर्माण करती है, और कार्यपालिका क्या करती है? उस चीज को लागू करती है, आदेशों को लागू करती है, तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की दोबारा से जांच पड़ताल कर सकती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं है, यानी कि जो भी लागू किया गया है, जो भी आदेश, वो सही है कि नहीं है, ठीक ढंग से कार्यरत है कि नहीं है। अगर वो ठीक ढंग से कार्यरत नहीं रहेगा तो उसको क्या कर सकता है? दोबारा से अवलोकन कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है और उस पर रोक लगा सकता है। तो यही है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जनहित याचिका कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये 1970 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो न्यायमूर्ति PN भगवती तथा BK कृष्ण अय्यर द्वारा इस चीज को किया गया था। तो अब देखिए, यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन किस हिसाब से। तो पहला है कि ये कब कब किया गया था, ये 1 नंबर का है, और किसके द्वारा किया गया था, ये 1 नंबर का है। तो इस वजह से इसका जो मार्क्स रखा गया वो 2 नंबर का रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया है? तो देखिए, परिवर्तन करने की अगर मैं बात करूं तो जनहित याचिका पहले होती क्या है, इस चीज को समझिए। जनहित याचिका एक तरीके की याचिका थी जो पीड़ित पक्ष के लिए, है ना, पीड़ित पक्ष के लिए न्यायालय में दायर की जाती थी। और किसके द्वारा की जाती थी? या तो पीड़ित पक्ष खुद जाके उस चीज को दायर करे, या फिर इस पीड़ित पक्ष का कोई जान पहचान वाला या फिर कोई दूसरा बंदा जो चाहता है कि इस पीड़ित व्यक्ति का कोई भला हो सके, तो इसके लिए क्या करेगा? इस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में ये एक याचिका दायर करेगा न्यायालय में, ताकि इस पीड़ित पक्ष को कुछ सपोर्ट मिल पाए, है ना, इसको न्याय मिल पाए। तो जनहित याचिका ये थी। तो अच्छा, अब इसमें क्या परिवर्तन किए गए? तो इसमें परिवर्तन किए गए कि अगर अब अखबारों में भी अगर कोई ऐसी याचिका मिलती है तो इसको भी याचिका मान लिया जाएगा, यानी कि उसको भी दायर किया जाएगा। और साथ ही साथ डाक द्वारा प्राप्त शिकायत को भी
याचिका जनहित याचिका मान लिया जाएगा। तो ये चीज किया गया था परिवर्तन। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है। तो किस प्रकार करती है, तो जाहिर से आपको बात पता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद जो 32 का प्रावधान दिया गया है, वो प्रावधान है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। और न्यायालय क्या करेगी, आपके जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ है उसको दोबारा से लागू करेगी। और किसके द्वारा करेगी, रिट के द्वारा करेगी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है मौलिक अधिकार 6 में, है ना, मौलिक अधिकार 6ठा जो मौलिक अधिकार उस चीज में दिया गया है और 32 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो न्यायपालिका होती है वो रिट जारी करती है। और रिट कौन कौन से, जाहिर सी बात आपको पता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, उत्प्रेक्षण, बहुत टाइप्स के रिट है। लेकिन यहाँ पे दो ही चीज लिखा हुआ है कि न्यायपालिका रिट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जारी करते ताकि सभी को जीने का अधिकार और सूचना का अधिकार प्राप्त हो सके और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सके। इस वजह से न्यायपालिका 32 अनुच्छेद का यूज करती है, यानी कि अनुच्छेद 32 का यूज करती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अनुच्छेद 226 जारी, मतलब जो अनुच्छेद 226 है, जारी करने का अधिकार किसका है तथा कैसे है। तो ये देखिए, ये अधिकार जो है उच्च न्यायालय का है रिट जारी करने का। जैसे आपको पता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम जाते हैं जी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो जो उच्च न्यायालय में हम जाएंगे तो उसके लिए अनुच्छेद 26 का प्रावधान दिया गया है कि उच्च न्यायालय एक प्रकार का रिट जारी करेगी। और कौन सा अनुच्छेद के द्वारा जारी करेगी, 226 के द्वारा जारी करेगी। अब इससे होगा क्या कि जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ होगा उसको दोबारा से लागू कर दिया गया होगा। ठीक है, आगे क्या होता है, किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। अगर कोई कानून है जो कि सही नहीं है तो उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, साथ ही साथ उसे लागू होने से रोक सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 इस चीज का प्रावधान दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, तो उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। और ये क्या कर सकती है, किसी भी कानून का गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, और लागू होने से उसको रोक सकती है। आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, न्यायिक पूर्णावलोकन तथा रिट में क्या अंतर है। तो न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि न्यायिक पूर्णावलोकन जो होता है बेसिकली अगर कोई भी रिट, मतलब कोई भी कानून, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो न्यायालय में कोई चीज दायर किया था और उसको ऊपर निर्णय अगर सुना दिया गया है तो आगे चल के दोबारा से उसको केस को रीओपन किया जा सकता है। तो यही है कि न्यायिक पुनरावलोकन इसे बोलते हैं कि जो न्यायपालिका है वो दोबारा उस पर पुनः जांच करेगी। और रिट क्या है, रिट मतलब ये है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन किया गया है तो जो न्यायपालिका है उस चीज को दोबारा से लागू करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 32 के हिसाब से। तो ये दोनों में अंतर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यायपालिका ये विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मौलिक अधिकारों को कोई रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करती है उसे ही रिट कहते हैं। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन किसको कहते हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे, न्यायिक पुनरावलोकन इसको कहते हैं। साथ ही साथ रिट किसको कहते हैं कि जो न्यायपालिका होती है वो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो आदेश जारी करती है उसी को रिट कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सामूहिकता के सिद्धांत का क्या अर्थ है, सामूहिकता का सिद्धांत क्या है, तो जाहिर सी बात है इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सामूहिकता का सिद्धांत क्या है, तो देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। तो क्या होता था, पहले इस चीज को समझो। जैसा कि आपको पता है जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, और एक होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसमें एक होता है मेन और बाकी जो 33 होते हैं वो कौन होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब ये जो मेन की नियुक्ति है वो कौन करेगा, मेन की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किस हिसाब से करेगा, योग्यता को देखते हुए करेगा, है ना, योग्यता को देखते हुए करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अन्यों की जो चुनाव होता है वो किस हिसाब से होगा, वो राष्ट्रपति के सलाह पे होगा और साथ ही साथ योग्यता के अनुसार होगा। और साथ ही साथ ये जो मेन बंदा है इन मेन बंदे के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान था। लेकिन अब इसमें क्या है, सामूहिकता के सिद्धांत में क्या किया जा रहा है, इस चीज को देखिए। न्यायाधीश की नियुक्ति की एक नया सिस्टम किया गया है, यानी कि एक नई व्यवस्था बनाई गई है जिसके द्वारा नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 4 वरिष्ठतम
न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, जिसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को ही सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब क्या है कि जो 33 बंदों की जो नियुक्ति किया जाएगा, इसमें जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे, जो पहले के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे, उनकी सलाह भी ली जाएगी, उनकी सलाह ली जाएगी। साथ ही साथ जो मेन जो न्यायाधीश उसकी भी सलाह ली जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसमें जो वरिष्ठ जो नागरिक है, वरिष्ठ जो न्यायाधीश है, इनको भी इंक्लूड किया गया है। इसी को सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जनहित याचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू क्यों माना गया है? यानी कि जो जनहित याचिका हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसको नकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है? तो पहले इस चीज को समझिए। तो इसको नकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है? इसका रीजन ये है कि है तो जनहित याचिका सही, पीड़ित पक्ष क्या करेगा, कुछ भी उसको दिक्कत हो रही है वो याचिका दायर करेगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये जनहित याचिका के द्वारा काम भार जो होता है ना, काम जो होता है वो न्यायपालिका का बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि न्यायपालिका का काम का जो बोझ होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है याचिकाओं के द्वारा। साथ ही साथ न्यायपालिका के पास समय का अभाव होता है, यानी कि समय की कमी होती है, और न्यायाधीशों की भी कमी होती है, जो इस पे निर्णय सुनाएंगे उनकी भी कमी होती है, जिसकी वजह से इसको नकारात्मक पहलू का चीज बताया गया है। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो जनहित याचिका होती है तो सही, लेकिन इससे जो न्यायपालिका का काम बढ़ जाता है, इसलिए इसको नकारात्मक माना गया है। साथ ही साथ न्यायाधीशों की भी कमी हो जाती है और समय का अभाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हम देखते हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कीजिए, यानी कि उस चीज का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये इतनी इजीली तो हटेंगे नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय देश का एक ही होता है, उसके जो न्यायाधीश उसको हटाना इतना इजी होता नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना बड़ा मुश्किल है। कदाचार सिद्ध होने या अक्षमता की स्थिति में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। कदाचार का मतलब एक तरीके से ये कि अगर कोई चीजों का वो उल्लंघन कर देते हैं या फिर मानते नहीं है, कोई भी डिसीजन ऐसा देते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, तो इस स्थिति में और अक्षमता की स्थिति में उनको पद से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ जज के खिलाफ या आरोप लगा हो, यानी कि जज के खिलाफ आरोप को संसद में खास बहुमत की मंजूरी होती है। यानी कि जो जज होता है, जज किसी भी जज को हटाना है तो उसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, जो संसद है, संसद में विशेष जो बहुमत है उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि विशेष बहुमत आपको पता है 2/3, यानी कि संसद का 2/3 हिस्सा अगर वोट करेगा किसके खिलाफ, इस जज के खिलाफ, तो उस बंदे को हटाया जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए, जब तक संसद के सदस्यों में सहमति न हो तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता। जब तक ये जो संसद है, संसद में सहमति नहीं है हटाने की, तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ जहां न्यायाधीशों को नियुक्त करने का जो काम होता है, जहां पे न्यायाधीशों को नियुक्त करने में कार्यपालिका का अहम भूमिका होता है, वहीं उनको हटाने में विधायिका का अहम भूमिका होता है। यानी कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को बनाने में जहां कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति का हाथ होता है, वहीं पे उनको हटाने की प्रक्रिया में विधायिका यानी कि संसद का हाथ होता है। साथ ही साथ अब तक एक बार ऐसा मौका आया है जब किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में आया हो और संसद के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। यानी कि ऐसा कई बार, ऐसा एक बार आया है कि जिस टाइम पे कोई ऐसा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन इस पे बहुमत प्राप्त नहीं हुई थी। अच्छा, वो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वो हम बात कर रहे हैं न्यायमूर्ति रामास्वामी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन पे आरोप लगाया गया था 1971 में, और इस पे जांच हुई थी 1991 में आरोप लगाया गया था और जांच हुई थी 1992 में। लेकिन होता क्या है कि 2/3 जो वोट पड़े थे उनमें बहुमत नहीं मिल पाया था, क्योंकि कांग्रेस का उसमें वोट नहीं दिया गया था, यानी कि कांग्रेस ने इनके पक्ष में वोट नहीं दिया था। इसी की वजह से जो न्यायमूर्ति रामास्वामी का जो प्रस्ताव था उसको कैंसिल कर देते हैं और इनको दोबारा से न्यायाधीश के पद पर बने रहने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, महाभियोग के द्वारा, इसी चीज को महाभियोग भी कहते हैं। जैसे महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो जिक्र दिया गया है वो कहाँ किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 61, 124 के 4 में दिया गया है। साथ ही साथ 5 में भी इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ 217 और 218 में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। साथ ही साथ महाभियोग द्वारा सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन हुआ हो, इसका दुरुपयोग हुआ हो या फिर अक्षमता साबित हो गई हो, तो उस टाइम पे महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ये आप प्रोसेस लिखोगे, 4 नंबर में आपको डेफिनेटली आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जो 4 अंक के प्रश्न है इसमें क्या देखा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन करो। तो पिरामिड इस तरीके से होता है। तो सबसे निचले पायदान पे होती है अधीनस्थ न्यायालय, दूसरे पायदान पे होती है जिला न्यायालय, तीसरे पायदान पे होती है उच्च न्यायालय और चौथे पायदान पे होती है सर्वोच्च न्यायालय। या ऐसा देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद है उच्च न्यायालय, उसके बाद है जिला न्यायालय, उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। इस तरीके से है। तो अब देखिए पिरामिड तो हमने बता दिया, लेकिन इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल चीज समझिए, अगर कोई भी छोटे लेवल का केस है तो वो आएगा अधीनस्थ न्यायालय में। अगर कोई भी केस अधीनस्थ न्यायालय अगर अच्छे से नहीं दे पाता है तो वो केस कहाँ जाएगा, जिला न्यायालय में। ठीक है। और जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का जो काम देखेगा वो देखेगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है वो जो काम देखेगा इन दोनों का, और इन तीनों का काम कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। इस तरीके से चीजें हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, सभी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं, यानी कि जो नीचे का अदालत है उनको मानने पड़ेंगे। साथ ही साथ यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है या फिर जो न्यायपालिका है वो अन्य जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका तबादला कर सकती है, यानी कि ट्रांसफर कर सकती है। साथ ही साथ यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं। अगर मान लो कोई मुकदमा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकती है। साथ ही साथ यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकती है। जाहिर सी बात है, जो उच्च न्यायालय है वो अपने अपने राज्य का होता ही है। तो कोई मुकदमा अगर किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहा है तो उसको उठा के किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए उच्च न्यायपालिका क्या है, तो यहाँ पे देखिए निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है, यानी कि जो जिला न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय, इसका जो अपील होता है उसकी सुनवाई करता है उच्च न्यायालय। और मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, यानी कि बहाल करने का मतलब क्या होता है, लागू करने के लिए ये रिट भी जारी कर सकता है। और किसमें दिया गया है, जैसा कि आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो अनुच्छेद 226 में इसका वर्णन किया गया है ना। तो ये देखो क्वेश्चन रिपीटेबल है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि जो उच्च न्यायालय होता है 226 के हिसाब से रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। साथ ही साथ राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। और इसके अलावा अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है, यानी कि उसकी देखभाल कर सकता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो उस चीज को सॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो जिला अदालत क्या है, तो जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। निचली अदालत के फैसले पर यह की गई अपील की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामले पर यह फैसला देती है। और जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वो फौजदारी और दीवानी मुकदमे पर सुनवाई करती है। अब फौजदारी दीवानी मुकदमा वही है, जो नॉर्मल झगड़े होते हैं ये हो गई आपकी फौजदारी। ठीक है, और जो दीवानी जो मुकदमा होता है जिसमें मतलब एक तरीके से मान लो किसी को मार दिया या कुछ गंभीर जो मामले होते हैं वो उनमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में हमने अंतर समझ लिया, जो कि आपको इस हिसाब से लिखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसके जो क्षेत्राधिकार है वो निम्नलिखित है, जैसे एक है मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा सलाहकारी क्षेत्राधिकार, चौथा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार और पांचवा है विशेषाधिकार। तो क्या है इस चीज को समझिए। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि मौलिक मतलब होता है आवश्यक, कोई भी ऐसा जो काम है जो कि लगता है कि आवश्यक है, जो कि गंभीर मामला होता है, उस पर निर्णय देती है सर्वोच्च न्यायालय। क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि जो इसके क्षेत्र में आते हैं,
जैसे होता है ना, अपने अपने एक क्षेत्र होता है कि अगर मान लो कि जो पुलिस स्टेशन है वो अपने क्षेत्र को देखती है कि अगर कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी दंगा फसाद या कुछ भी हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है जो पुलिस स्टेशन है वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके देखती है ना, एक क्षेत्र बना दिया जाता है। ऐसे ही जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, यानी कि पूरा देश है, अपना एक देश है। तो उसमें अगर कोई दिक्कत होती है, कोई गंभीर ऐसा मामला आता है, वैसे तो सिस्टम इतना पावरफुल बना दिया गया है कि उच्च न्यायालय उस चीज को सॉल्व कर लेगी अपने अंडर पे, लेकिन अगर कोई मामला ऐसा आ जाता है जो उच्च न्यायालय नहीं कर पाती है, तो वो आती है सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो कि होती है मौलिक। जैसे मान लो कि दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, तो वो जो चीज है वो आएगी सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ये लिखा है कि मौलिक। तो यहाँ पे देखिए, संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करती है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा अगर बात करें तो अपीली क्षेत्राधिकार, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है जो अपील करता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च न्यायालय उसके अपील को देखेगा, जांचेगा, पड़तालेगा और डिसीजन देगा। तो ये लिखा है कि दीवानी और फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करती है। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको अपने पास मंगा के उस पर निर्णय दे सकती है। साथ ही साथ सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है, अगर मान लो कि राष्ट्रपति को कोई जरूरत है कोई भी सलाह लेने की, तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना सलाह दे सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह को माने। ठीक है, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो ये लिखा है कि जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। साथ ही साथ रिट, तो आपको पता है रिट तभी जारी किया जाता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो ये लिखा है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेक्षण रिट तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो एक होता है विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार क्या है कि अगर मान लीजिए कि भारतीय भूभाग के किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले या फिर दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई कर सकती है। यानी कि अगर मान लो कोई भी उच्च न्यायालय कोई भी निर्णय सुना दिया है, लेकिन अगर लगता है कि वो निर्णय सही नहीं है, तो उस टाइम पे स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जब अपील की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस अपील को देखता है और उसको सॉल्व करता है। तो इस तरीके से इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने करवा दिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, आप अपने आप से खुद से कीजिएगा, अगर नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा। बाकी इसका वर्णन, इसका जो डिटेल दिया गया वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने करवा रखा है पहले। कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है और उसमें संविधान की क्या भूमिका है, यानी कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को जो स्वतंत्र रखा है वो किस तरीके से स्वतंत्र रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, जो कि आपको अपने आप से करना है। नहीं आता है तो आप हमारे नोट्स में देख के कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हाँ, एक चीज और, आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप पे भी रहेंगे, जिसकी वजह से 12th में आपको जो लाइव क्लासेस या जो सेमेस्टर में स्टार्ट करूंगा आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।